सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, यानी भिन्न पढ़ रहे थे, और हमने उसके जो कॉन्सेप्ट हैं बेसिक वो कंप्लीट कर लिए थे। और कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे घर से करने के लिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसी में एक दो क्वेश्चन और समझाते हैं, उसके बाद फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट करो। करो 5.213 और 13 पर बार प्लस 2.3 और 8 पर बार। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, प्लस करके बताना है, और आंसर आप जो बताना है आपको वो बार में बताना है। ठीक है, चलिए, अब मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि इसको, इसका जो बार है उसको एक्सटेंड कर लो, उसको सॉल्व कर लो। 13 13 13 ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। 2.3 और 8 पर बार है। ठीक है, चलिए, अब ऐड करना है तो ऐड कर लो। देखो 3 और 8 11 का, एक 8 1 9 और 1 10 का, 0 हाथ से लगा, एक 8 3 11 और 1 12 का, 2 हाथ से लगा, एक 8 और 2 10, 8 3 11 और 1 12, 8 2 10, 8 3 11 और 1 12, 8 और 2 10, और 3 2 5 और 1 6, और 5 और 2 7। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है कि पॉइंट के बाद एक नंबर छूटा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो पॉइंट के बाद एक नंबर छूटा हुआ होगा जिसके ऊपर बार नहीं है। और अब ये देखना है, यहाँ पर तो 2 के ऊपर बार है और यहाँ पर 1 के ऊपर बार है। तो 2 के ऊपर बार है और 1 के ऊपर बार है, तो आप इनका एलसीएम ले लो दोनों का। तो दोनों का एलसीएम आया 2, इसका मतलब 2 नंबर के ऊपर बार होगा। तो 6 के बाद 2 नंबर पर बार कौन सा होगा? 0202 पर ही तो बार होगा। तो ये आंसर हो जाएगा 7.6, और 02 और 02 पर हो जाएगा बार। ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना। चीजें समझे आप? मैंने कहा कि पॉइंट के बाद पहले ये देखो कितने नंबर पर बार नहीं है। तो पॉइंट के बाद यहाँ भी एक नंबर था, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक नंबर था। ठीक है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर छोड़ दिया जिसके ऊपर बार नहीं होगा। उसके बाद यहाँ 2 नंबर पर बार है, यहाँ 1 नंबर पर बार है, तो 2 और 1 का एलसीएम आया 2। तो कम से कम 2 नंबर पर बार होगा। तो 2 नंबर पर बार होगा, 6 के बाद 02, 2 ही नंबर तो आए हैं, तो 7.6 और 02 पर बार हो जाएगा। बताइए, समझ आया आपको? चलिए, मैंने कल भी कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन शायद मैंने आपको घर से करने के लिए भी दिए थे, तो वो भी अपना कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे, है ना, उनको किस तरह हैंडल करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो ये है आपका पहला क्वेश्चन कि किसी भिन्न के अंश व हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 6/5 हो जाता है, तथा प्रत्येक में से एक घटाने पर जो फ्रैक्शन की वैल्यू है, फ्रैक्शन भिन्न का मान है, वो 4/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करो, यानी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। कोई भी एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्रत्येक में एक ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 6/5 हो जाती है। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 4/3 हो जाती है। तो हमें वो फ्रैक्शन बताना है। ये आपके ऑप्शन है 5/3, 5/4, 6/5 और 7/5। ठीक है, तो एक मेथड तो है आपका बेसिक मेथड, है ना। पहले मैं आपको बेसिक मेथड सिखाऊंगा, उसके बाद हम इसको ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आपके ऑप्शन से नहीं होंगे। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। हमने कहा फ्रैक्शन के अंश और हर की बात चल रही है, तो हम फ्रैक्शन मान लेते हैं कुछ। तो बताओ फ्रैक्शन क्या मान लें? तो आप लोग बताएंगे फ्रैक्शन मान लो x/y। ठीक है, अंश x है और हर y है, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है? y है। ठीक, चलिए अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब इनमें एक जोड़ दो। तो x में एक जोड़ लो और y में एक जोड़ लो, तो
तो ये कंडीशन बनेगी। तो उसने कहा उसका जो मान है फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 6/5 हो जाती है, तो ये हो जाती है 6/5। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5x प्लस 5 बराबर 6y प्लस 6, y को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 5x माइनस के 6y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बनाई। फिर क्या करेंगे, फिर उसने कहा तथा प्रत्येक में से एक घटाने पर वैल्यू 4/3 हो जाती है। तो x में से भी एक घटा लो और y में से भी एक घटा लो, इसकी जो वैल्यू है वो 4/3 हो जाती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 4। 4 की y से गुणा, 4 की x से गुणा, 3 की x से गुणा, 3 की 1 से गुणा। ठीक, y को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 3x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 4 है प्लस के 3, तो माइनस के 1 रहेगा। ये नीचे वाली इक्वेशन दिख रही है इधर, हाँ, तो बताओ ये समझ आया। अब हमारे पास x और y की दो इक्वेशन है, तो जब हम उसने फ्रैक्शन पूछा, जब हम x और y दोनों की वैल्यू बताएंगे तभी तो फ्रैक्शन आएगा, तो हमें x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है ना। अब इससे आपको इसलिए नहीं बचना है, देखो कभी आप सोचो मैं ट्रिक बता दूंगा, 1 सेकंड में ट्रिक बता दूंगा, आंसर भी आ जाएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास है युगपत समीकरण, है ना, ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, एक चैप्टर है जो आपके टेट के एग्जाम में आने वाला है, तो उसमें हमें इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, है ना। तो जब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व ही करना है तो आप इस मेथड का यूज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, हेल्प मिलेगी वहां पर भी। चलो बताऊंगा मैं, आप घबराओ मत, ठीक से भी बताऊंगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x के साथ 5 है, x के साथ 3 है, y के साथ 6 है या y के साथ 4 है, तो आप कोई सा भी जो कोफिशिएंट है ना x का जो गुणांक है उसको बराबर कर लो। तो ऐसा करते हैं, इस 5 को और 3 को बराबर करते हैं, तो आप 3 से तो इसे मल्टीप्लाई करो तो ये 15 हो जाएगा, और 5 से इसे मल्टीप्लाई करो तो ये 15 हो जाएगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो पहली इक्वेशन को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15, 15x माइनस के 3 छंग 18, y बराबर 3, ये इक्वेशन आई पहली। 5 से इसे गुणा करेंगे तो ये जाएगा 15x माइनस के 20y और बराबर माइनस के 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x ये बिल्कुल सेम है दोनों, तो ये अगर हम जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएंगे, है ना, यानी कुछ कुछ भी वैल्यू घटेगी नहीं, तो इनको x को हटाने के लिए हमें साइन बदलने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, है ना। अब देखो 15x से 15x कट गया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, ये 18y माइनस का है और 20y प्लस का है, तो ये हो गया प्लस के 2y बराबर प्लस के 5 है और प्लस के 3 है, तो कितना हो गया 8, तो y की वैल्यू कितनी आई 4, 2 से भाग कर दिया, y का मान आ गया। अब y की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, ठीक है, वहां से x की वैल्यू हो जाएगी, देखो y की वैल्यू 4 रखो आप, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 5x माइनस, अब 4 जब यहां रखेंगे तो 6 चौक 24 24 बराबर 1। अब 24 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 5x बराबर 24 और 1 हो जाएगा 25, और 5 से जब हम भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, x की वैल्यू कितनी आई 5। अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यु है, तो अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा, तो x की वैल्यू रखेंगे 5 ऊपर आया, और y की वैल्यू रखेंगे 4, तो 5/4 क्या आया हमारा फ्रैक्शन। ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया, लेंथी मेथड है, टाइम भी खर्च होगा, लेकिन क्योंकि जब हमें इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी है, चैप्टर है आपका, तो आप अभी से समझते चलो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी समस्या आ रही है तो एक बार क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है एक बार फिर से दोबारा देख लेना, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आज चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर नहीं आता है फिर भी समझ में, तो आप लोग यहाँ इस पर कॉल कर सकते हो या मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सेंड कर देना ग्रुप में, मैं आपको ग्रुप में सॉल्यूशन भेज दूंगा, और चाहोगे तो आप कॉल भी कर सकते हो, कॉल पे समझा भी दूंगा, ठीक है। चलिए, ये मेथड था बेसिक। अब हम अगर इसे ऑप्शन से करेंगे तो देखना बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट इसका। चलिए, अब देखो
अब हमें, अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो आंसर तो पता नहीं होगा, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक ऑप्शन से उठाएंगे। जैसा उसने कहा किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ दो। अब मान लिया हमारा ऑप्शन है 5 और 3 वाला, मतलब पहला ऑप्शन सही है, तो हमने कहा प्रत्येक में एक एक जोड़ देते हैं, तो एक एक जोड़ा, तो ये कितना आया 6/4, मतलब दो दो दूनी 4, दो तिया 6, तो ये तो फ्रैक्शन का मान 3/2 हुआ, और उसने कहा था फ्रैक्शन हो जाता 6/5, तो ये तो गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ एक ऐड करो, तो ये हुआ 6, ये हुआ 5, 6/5 आ गया। तो इसी को दूसरी कंडीशन भी चेक कर लो इसी की। उसने कहा प्रत्येक में से एक घटाने पर 4/3 हो जाता है, तो 5 में से एक घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 में से एक घटाएंगे तो 3 हो जाता है। देखो 4/3 हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, आगे को बढ़ना ही नहीं है आपको। बताइए, आसान है, बहुत आसान है, कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आपको बेसिक भी आना चाहिए। अगर वो यहाँ ऑप्शन चेंज कर देगा या क्वेश्चन को पूछने का तरीका उसका कुछ और हो जाएगा, तब हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, तब हमें इसको बेसिक से करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न यानी फ्रैक्शन के अंश में एक जोड़ने तथा हर में से एक घटाने पर, न्यूमरेटर में एक ऐड करने और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करने पर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 2/3 हो जाती है। और अगर हम अंश में से एक घटाएं यानी न्यूमरेटर में से एक माइनस कर दें और डिनोमिनेटर में एक प्लस कर दें, तो उसकी वैल्यू 1/4 हो जाती है। तो हमें बताना है, कि फ्रैक्शन ज्ञात करना, भिन्न का मान ज्ञात करना है, तो ये ऑप्शन है ना। मैंने बताया अगर हम इसे ऑप्शन से करेंगे, तो मैं इसे ऑप्शन से बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग इसको बेसिक से करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक से भी आना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसने कहा किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दो और हर में से एक घटा दो, तो अंश में एक जोड़ दो, हर में से एक घटा दो। देखो क्या आता है, ये आता 3/6, यानी ये तो 1/2 आया। ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा, 1/2 आया, तो 1/2 तो नहीं था, 2/3 कहा था, तो ये तो गलत हो गया। अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो, तो ये हो गया 6/7। 6/7 भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अंश में एक जोड़ दो, हर में से एक घटा दो, तो ये हो गया 4/6। 4/6 मतलब दो दूनी 4, दो तिया 6, 2/3 आ गया। इसी को चेक करो दूसरी कंडीशन भी, अंश में से एक घटाओ, इसमें से 3 में से एक घटाओ तो 2 आया, और हर में इसमें एक जोड़ दो, तो 7 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 2/8 यानी 1/4, तो 1/4 हो जाता है। इसका मतलब दोनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, तो सी सी जो ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया। चलिए, तो इसका जो मेथड है, जो बेसिक वाला मेथड है, वो आप लोग करेंगे, नहीं समझ में आएगा, या आंसर तो आपको पता चल गया है ना, तो आंसर भी मैच कर सकते हैं। फिर नहीं आएगा, मैच नहीं होगा, कोई कंडीशन समझ में नहीं आएगी, तो आप लोग बता देना, फिर मैं आपको बता चुका हूँ तरीका क्या है समझाने का। चलिए, तो उम्मीद है इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे फ्रैक्शन में जोड़ने घटाने वाले, वो आप कर लेंगे, है ना। ऑप्शन से ना होगा तो बेसिक से तो 100% हो ही जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बताने वाला था कि कब आप इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते। मान लो वो आपसे पूछ लेता है यहाँ पर कि जो फ्रैक्शन है, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसका अंश ज्ञात करो, केवल अंश, तो हम नहीं बता सकते थे। केवल हर ज्ञात करो, नहीं बता सकते थे। या कुछ भी वो ऐसी कंडीशन बना देता कि जो मूल भिन्न है उसके अंश को 2 से गुणा करके और हर में हर के 3 गुने को जोड़ दिया जाए, तो मान क्या होगा। मतलब कुछ भी अगर आपसे फ्रैक्शन ही पूछेगा, भिन्न ही पूछेगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर कुछ भी उसने चेंज कर दिया तो फिर हम ऑप्शन से नहीं बता सकते, फिर हमें बेसिक वाला एक्स और वाई वाला मेथड ही पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो ये अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र से एक संख्या को 5/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने संख्या को 7/5 से गुणा कर दिया, जिससे उत्तर 120 अधिक प्राप्त हुआ, तो संख्या बतानी है। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई एक नंबर था, किसी नंबर को 5/7 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन स्टूडेंट से क्या हुआ, गलती हो गई, उसने उस नंबर को 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर जो है वो 120 जो है वो इंक्रीज हो गया, ज्यादा आया एक 120।
तो हमें बताना है जो संख्या है वो इनमें से कौन सी होगी, है ना। अब देखो वही कंडीशन है, बेसिक से करेंगे, एक दो मेथड है इसके, एक बेसिक से करेंगे, एक इसकी ट्रिक है मतलब संख्या मानकर करेंगे। तो मैं दोनों बताता हूँ, समझ लो, जो आपको ठीक लगे वो करना। एक तो तरीका ये है, हम जो संख्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं हम, संख्या है x। अब छात्र से संख्या को 5/7 से गुणा करने को कहा गया था। अब संख्या को अगर हम 5/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x को 5/7 से गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आता? तो हमारा आंसर आता 5x/7, ठीक है। लेकिन गलती से क्या कर दिया उसने, 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसे। तो जब x को 7/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? 7x/5 आएगा। तो अब उसने कहा, तो उत्तर जो है 120 ज्यादा प्राप्त हुआ। कब? जब हमने 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला जो आंसर है ये ज्यादा है इससे। कितना ज्यादा है? 120 ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा है तो ज्यादा में से कम वाले को घटाओगे तभी तो पता चलेगा कितना ज्यादा है कितना कम है। तो बड़े में से 7x/5 में से माइनस कर देंगे 5x/7 और बराबर रख देंगे, कितना ज्यादा आया? 120 ज्यादा है ना। अब सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 5 की और 7 की कर लो मल्टीप्लाई, गुणा, तो 5 सत्ते हो गया 35। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 की गुणा 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49x माइनस 5 पंजे 25x बराबर 120। समझ आ गया होगा। अब माइनस करेंगे तो 4 कितना बचा? 24, 24x/35 बराबर 120। अब 24 से भाग करेंगे तो 24 पंजे 120 हो जाएगा, और 35 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी, तो 35 पंजे हो जाएगा 175 यानी 175। ये x क्या था? x का मान आया, और x क्या था? संख्या, और संख्या ही तो पूछी है x का मान। तो x का मान कितना? 175, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया? तो ये था आपका बेसिक मेथड, ठीक है। तो उम्मीद है बेसिक मेथड आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। बेसिक नहीं तो कुछ नहीं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं एक दूसरा मेथड। दूसरा मेथड ये है कि भाई उसने कहा 5/7 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम एक संख्या मान लेते हैं, हमने एक संख्या मान ली। तो जब संख्या माननी है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू माननी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मानने के लिए आप ऐसा करो, नीचे नंबर क्या है? 7 है, और नीचे नंबर क्या है? 5 है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मान लो वैल्यू। तो 7 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35। तो जो संख्या है वो हमने मान ली, संख्या जो है वो 35 है। अब एक चीज और, जब संख्या 35 है तो जो भी आंसर आएगा आपका 35 का मल्टीपल ही तो होगा। तो 35 का मल्टीपल, 35 का मल्टीपल कौन सा है? इनमें केवल सी ऑप्शन 35 का मल्टीपल है, बाकी कोई भी 35 से गुणा करके नहीं आएगा। तो आंसर तो आपका यही हो गया। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया है कि संख्या को, हमने संख्या 35 मान ली, ये समझ में आया 35 कैसे मानी। अब संख्या, अब देखो पढ़ो, छात्र से एक संख्या को 5/7 से गुणा करने को कहा गया। तो संख्या है 35, अगर 35 को हम 5/7 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? देखो 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, तो हमारा आंसर कितना आया? 25। अब उसने कहा लेकिन गलती से उसने संख्या को 7/5 से गुणा कर दिया। संख्या तो 35 है, अब 35 को जब आप 7/5 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49। अब आप यहां देख सकते हो आंसर जो आया आपका गलती करने पर, वो ज्यादा आया या कम आया? तो आप लोग बताएंगे ज्यादा आया। कितना ज्यादा आया? बड़े में से छोटा घटा लो, तो आंसर हमारा 24 ज्यादा आया। इसमें से इसको घटाया तो 24 आंसर ज्यादा आया। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 120 आंसर ज्यादा प्राप्त हुआ। तो 24 जो यूनिट है वो 120 के बराबर होगी, और 24 ही 24, 24 पंजे 120, यानी एक यूनिट 5 के बराबर होगी। अब उसमें पूछा है संख्या, संख्या ही तो पूछी है, और संख्या कितनी मानी थी हमने? 35 यूनिट। तो 35 यूनिट का मान निकालना है। अब एक यूनिट 5 के बराबर है, तो 35 यूनिट कैसे निकालेंगे? जब इसे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 गुणा 35 यहाँ तो हो जाएगा 35 यूनिट, और यहाँ जाएगा 35 गुणा 5 यानी 175। और हमसे संख्या ही पूछी है 35 यूनिट, तो 35 यूनिट 175 के बराबर है, तो हमारा आंसर कितना हुआ? 175 हुआ। ये आंसर हो जाएगा। बताइए, है ना, करना सब कुछ वही है। एक बात बताओ, 49 में से 25 घटा रहे थे, तो देखो यहाँ भी 49 में से 25 घटा रहे हैं। फिर 24 आया, 24 से 120 को भाग कर रहे हैं, देखो 24 से 120 को भाग कर रहे हैं, है ना। बस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो बदल गया है थोड़ा सा, है ना। क्योंकि मैं अगर आपसे कहूं
कि आप 7/5 में से 5/7 को घटा दो तो आपको टाइम लगेगा, और मैं कहूं कि 49 में से 25 माइनस कर दो, 49 में से 25 घटा दो, तो आप लोग डायरेक्टली घटा सकते हो, है ना। तो ये फर्क पड़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है ना। उम्मीद है आप लोगों को जो भी तरीका समझ आया होगा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी के जैसा अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ सेम, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा उसको इस वाले मेथड से कराने की। और अगर आपको किसी को इस मेथड से पूछना हो, करना हो, तो आप लोग फिर मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कर लिया। अब देखो, देखो एक छात्र से किसी संख्या को 7/3 7/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने उसे 3/7 से गुणा कर दिया, ठीक है, जिससे उत्तर जो है वो 360 कम प्राप्त हुआ, है ना। तो हमें संख्या बतानी है। चलो ऑप्शन लिख लो इसके। एक तरीका ऑप्शन वाला भी है, ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा ऑप्शन से। 189572275 275 371, ये इसके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन है सेम। उसने कहा कोई एक नंबर है, उसको 7/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन गलती से 3/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर जो है वो 360 लेस प्राप्त हुआ, 360 कम प्राप्त हुआ। तो हमें संख्या बतानी है, ये ऑप्शन लिख रखे हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे। अब संख्या कैसे मानेंगे भाई, मैंने आपको बताया था। उसने कहा 7/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 3/7 से गुणा कर दिया, तो 3 की और 7 की गुणा करो, 3 7 21 21। ये तरीका है। इस क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई करके आप संख्या मानेंगे, ठीक है। देखना मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसने कहा संख्या है, संख्या को 7/3 से गुणा करना था, तो संख्या अगर 21 है और 21 को हम 7/3 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 7 49। अच्छा, और अगर उसने गलती से 3/7 से गुणा कर दिया तो हमारा आंसर कितना आया होगा, 7 या 21, 3 3 9। तो हमारा आंसर कितना कम प्राप्त हुआ, तो 49 है, 9 प्राप्त हुआ, यानी 40 कम प्राप्त हुआ हमारा आंसर। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 360 कम प्राप्त हुआ, तो 40 यूनिट जो है वो 360 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर होगा 9 के। अब हमसे पूछा है तो संख्या बतानी है, तो जो संख्या है वो तो 21 यूनिट है, 21 यूनिट, तो 1 यूनिट 9 के बराबर है, तो 21 यूनिट 21 गुणा 9 यानी 189, 189, ये आंसर आ जाएगा, ये संख्या होगी, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखनी है, ये देखा गया है कि हम ना जल्दी, बहुत जल्दी करते हैं एग्जाम में। बहुत जल्दी करने का मतलब है कि हो सकता है हमसे यहाँ कुछ और पूछा हो, और ऑप्शन पहला ही ऑप्शन उसने एक दे रखा होगा कि आप तो ये 189 निकालेंगे, है ना। भाई मान लो यहाँ पर ये भी हो सकता था कि तो सही उत्तर ज्ञात करो, तो सही उत्तर ज्ञात करो, क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता था कि सही उत्तर ज्ञात करो। जरूरी थोड़ी ना है कि ये पूछेगा आपसे कि संख्या बताओ, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। तो अगर इसमें ये होता कि सही उत्तर ज्ञात करो, तो एक तो तरीका ये है, पहले तो आप क्या करते, संख्या पता करते। अब जैसे संख्या हमारी 189 आई, तो उसमें सही उत्तर कब आता, भाई जो आपसे करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, अगर आप वही करेंगे तभी तो सही आंसर आएगा। तो हमसे करने के लिए क्या कहा गया था, 7/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था। तो अब नंबर है 189, और अगर हम इसे 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, तो 7 या 21, 7 6 42 और 2 44, तो हमारा आंसर कितना था, 441। मतलब अगर वो ये पूछता कि सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर कितना जाएगा, 441 ये आंसर होगा, ना कि 189। 189 वो नंबर है, वो संख्या है। क्या है वो, संख्या है जिसको हम 7/3 से गुणा करना था हमें, ठीक है। तो सही उत्तर पूछेगा तो हम एक स्टेप आगे और बढ़ जाएंगे,
या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो, देखो अगर आपको डायरेक्ट करना है कि 1 यूनिट 9 के बराबर है, अब सही आंसर कब आएगा, जब 7/3 से गुणा करते तभी तो सही आंसर आता। इसका मतलब सही आंसर कितना है, 49 यूनिट। तो 49 यूनिट बराबर 9 गुणा 49। देखो 9 9 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 चौक 36 और 8 44, है ना। आप यूनिट से भी कर सकते हो, ठीक। और अगर बाई चांस भूल जाते हो तो पहले संख्या प्राप्त करो, संख्या पता करो, और संख्या को जो भी करने के लिए कहा गया था वो कर दो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए अगर संख्या ज्ञात करनी है तो 189 आंसर है, सही उत्तर ज्ञात करना है तो 441। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो दोनों तरीकों का, जो दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग पत्नी को, 1/2 भाग पुत्रों को तथा 1/5 भाग दान कर देता है, तो उसके पास कितने भाग आय बची, उसकी इनकम जो है वो कितने भाग बच गई है, शेष ये बताना है, ठीक है। कोई रुपए का चक्कर तो है ही नहीं इसमें, लेकिन रुपए अगर दिए होते तो और भी आसान होता, लेकिन अगर रुपए नहीं दिए हैं तो और भी ज्यादा आसान है। देखो किस तरह करना है, मैंने कहा आपको एक वैल्यू मान लेनी है, यानी उसकी जो इनकम है, उसकी जो इनकम है वो हमें कुछ मान लेनी है। तो जब हम कोई वैल्यू मानेंगे तो अपने अपने आसान क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मानेंगे। अब मैंने आपको बता चुका हूं कि वैल्यू कैसे माननी है। तो ये 4 है, ये 2 है और ये 5 है, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 गुना 2 8, 8 गुना 5 40। तो हमने मान लिया उसके पास जो थे वो 40 रुपए थे। क्या मान लिया हमने, उसके पास 40 रुपए थे। अब 40 रुपए उसने बांटने शुरू किए। अब देखो कैसे कैसे बांटेगा। उसने कहा 1/4 भाग तो पत्नी को दिया, तो पत्नी को कितना दिया भाई, तो 1/4, तो 40 का 1/4 कितना हुआ, तो 40 का 1/4 हुआ 10 रुपए। तो 10 रुपए उसने पत्नी को दे दिए। फिर 1/2 भाग पुत्रों को दे दिया, तो पुत्रों को कितना दिया, 1/2 भाग, यानी 40 रुपए का 1/2 भाग। तो 40 रुपए का 1/2 हुआ 20 रुपए, तो 20 रुपए उसने अपने पुत्रों को दे दिया। और 1/5 भाग कर दिया दान। चलो अच्छा है, दानी है व्यक्ति, दान भी करता है। चलिए तो 40 रुपए हैं, तो 40 रुपए का 1/5 भाग, तो कितना हुआ, 8 रुपए उसने दान भी कर दिए। अब उसने कहा है उसके पास कितने भाग आए रुपए, कितने भाग बची। अब पहले तो आप ये बताओ कि कितने रुपए उसके खर्च हो गए। तो 10 रुपए ये और 20 रुपए ये, 20 30 और 8 38, 38 यानी 38 रुपए तो उसके खर्च हो गए। कितने रुपए में से, 40 रुपए में से। तो उसके पास कितने रुपए बचे, तो शेष रुपए उसके पास बचे 40 माइनस 38, यानी 2 रुपए बचे। अब 2 तो नहीं पूछा उसने, रुपए तो नहीं पूछा, रुपए दिया भी नहीं था, उसने तो भाग पूछा है। तो देखो भाग कैसे लिखते हैं, कितने रुपए बचे हैं उसके पास, 2 रुपए बचे हैं। और कितने रुपए में से, 40 रुपए तो थे टोटल उसकी इनकम, तो 40 रुपए में से 2 रुपए बचे हैं, तो 2/40 भाग, इतने रुपए या इतनी उसकी इनकम जो है, इतने भाग वो बच गई है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/20। तो 1/20 भाग उसकी जो इनकम है वो शेष बच गई है, ये आपका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बताइए समझ आया। तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें जब आप वैल्यू मान लेंगे। और कई बार हम एक्स में ना उलझ जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं इसे एक्स से समझा दूं तो मैं एक्स से समझाता हूं। आपका इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलिए देखो, देखो हम मान लेते हैं उसकी जो इनकम है वो x रुपए है, तो उसने पत्नी को अपनी आय का 1/4 यानी पत्नी को दे दिए x/4 रुपए, पुत्रों को 1/2 भाग, तो x का 1/2 मतलब x/2 भाग पुत्रों को दे दिया। और 1/5 भाग कर दिया उसने दान, तो x रुपए हैं उसके पास, तो x/5 भाग उसने दान कर दिया। तो कितने रुपए खर्च हुए पहले ये जोड़ लो आप। तो x/4 पत्नी को दिए, प्लस x/2 पुत्रों को दिए, प्लस x/5 कर दिए दान।
तो हम इनका लेंगे एलसीएम। तो 4 5 2 का एलसीएम कितना है 20। अब देखो 4 से 20 को भाग करेंगे 5 आया, 4 पंजे 20 5, और 5x 5 की x से गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा। 2 से 10 बार तो 10x हो जाएगा, प्लस 5 से 4 बार तो 4x हो जाएगा। तो उसके पास 5 4 9 10 19 19x बटे 20 जो उसकी आय है ना ये बच गई, यानी 19x बटे 20 सॉरी 19x बटे 20 क्या है उसका खर्चा है ना। अब शेष कितने बचे ये कैसा पता करेंगे भाई, मान लो आपके पास 100 रुपए थे और 100 रुपए में से आपने 20 रुपए खर्च कर लिए, तो बचे कितने 100 माइनस 20 यानी 80 रुपए बचे। तो वैसी कंडीशन यहाँ है, हमारे पास x रुपए थे और उसमें से हमने 19 बटे 20 खर्च कर लिए, तो ये जो खर्चा है इसे घटा लो तो बचत आ जाएगी। तो सॉल्व करेंगे तो 20 तो एलसीएम आ गया इसका, तो 20x माइनस 19x कितना बच गया, x बच गया। तो उसके पास जो उसकी इनकम बची वो x बटे 20 रुपए बची। अब हमसे पूछा है भाग में कितने भाग आए बची, तो कितने रुपए बचे हैं देखो x बटे 20 रुपए बचे हैं, और कितने में से x में से, ये मैंने आपको कल समझाया था है ना। x अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो x के साथ 1 जाएगा और 20 x के साथ आएगा, तो हो जाएगा x गुणा 1 बटे 20 गुणा x। तो x से x कट जाएगा, तो कितने भाग 1 बटे 20 भाग जो उसकी इनकम है वो शेष बच गई है ना। तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसमें ना चीजों को उलझ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया था, जो भी आया था 10 20 और 8 जो आया था हमने डायरेक्ट 38 जोड़ दिया, 40 में 37 घटा दिया, लेकिन यहाँ हमें घटाने में और जोड़ने में समय लगा। तो इसलिए आप लोग किया करो, वैल्यू मान कर किया करो, बहुत आसान क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मैं समझाऊंगा, जितनी बार भी आपको समझ नहीं आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, करना करना आपको उसी तरीके से। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। चलो इसी में बदल देता हूं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 1/3 भाग देता है पत्नी को, कौमा 1/4 भाग 2/5 भाग देता है पुत्रों को, 2/5 भाग पुत्रों को देता है, तथा 1/4 भाग देता है वो दान। 1/4 भाग उसने कर दिया दान। ठीक है, तो उसके अब इसमें इस बार तो उसके पास कितने रुपए बचे, उसके पास कितने रुपए बचे जबकि उसकी आय, क्योंकि रुपए तभी बतेंगे ना जब आप बताओगे कि आय कितनी थी, जबकि उसकी आय 90,000 रुपए थी, जबकि उसकी आय 90,000 रुपए थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो पढ़ो पढ़ो इतना आप लोग। यहां में सीधे सीधे इनकम दे रखी है, इनकम ना भी दी होती तब भी हम कर लेते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हमें तो वैल्यू माननी है। चलो आप ऐसा करो, क्वेश्चन को उसी तरीके से करो, है ना, तभी तो समझ में आएगा। उसके पास कितने भाग आए बची। ठीक है, चलो लो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन हो गया पहले जैसा, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग पत्नी को, 2/5 भाग पुत्रों को तथा 1/4 भाग दान कर देता है, तो उसके पास कितने भाग आए बची। चलो आप लोग कर दो फटाफट, बिल्कुल पहले जैसा है, डिजिट चेंज है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है ना, मैं बताऊं। चलिए आप लोग करो, इतने में करता हूं, इतने में इनकम लिखूंगा, इतने तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इनकम कैसे मान ले। आप लोग बताएंगे कि जो नीचे वाले नंबर है ना डिनोमिनेटर उनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 पंजे 15, 15 गुणा 4 60, तो हमने मान लिया उसके पास थे 60 रुपए। तो अब यही कर लेते हैं, तो 1/3 उसने पत्नी को दिया, तो 60 का 1/3 कितना हो गया 20, तो पत्नी को दे दिया। 2/5 भाग उसने दे दिया अपने पुत्रों को, तो इसका 2/5 कितना हुआ भाई, चलो सॉल्व कर लो। 60 का 2/5, 5 से 12, 12 दूनी 24, 24 रुपए उसने अपने पुत्रों को दे दिए, और 1/4 भाग कर दिया उसने दान, तो इसका 1/4 कितना हो गया, 60 का 1/4 कितना हो गया 15 रुपए, ये कर दिया उसने दान। तो उसके पास से कितने रुपए खर्च हो गए,
24 और 20 44, 44 और 15 कितना हुआ 59 59। भाई 44 और 5 39 और 10 59। सॉरी 44 और 5 39 और 10, हाँ दो दो चार एक पांच, हाँ 59 59 सॉरी। तो 59 जो है उसने खर्च कर लिया, 59 रुपए जो है उसके वो खर्च हो गए। 60 रुपए थे और 59 रुपए उसके खर्च हो गए। अब हमसे पूछा है उसके पास कितने भाग इनकम बची, तो उसके पास कितने रुपए बचे, उसके पास 1 रुपया बचा। कितने रुपए में से 60 रुपए में से, तो 1/60 भाग उसकी जो इनकम है वो बच गई। ये आंसर हो गया आपका। बताइए कर सकते हैं? चलिए कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला टाइप लिखते हैं, नेक्स्ट देखो। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का 3/5 जो है वो गर्ल्स हैं तथा शेष बॉयज हैं, शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, तो कुल छात्रों की संख्या का कितना भाग अनुपस्थित है। यानी कुल छात्रों की संख्या का, टोटल स्टूडेंट का कितना जो पार्ट है वो एब्सेंट है, ये बताना है ना। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो मैंने आपको बताया है अगर एक्स मानकर करोगे आंसर बिल्कुल आएगा, 100% बिल्कुल सही आएगा। लेकिन उसमें चीजें थोड़ी उलझ जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं। तो मैंने कहा आप संख्या मानकर करो, तो हम संख्या मान लेंगे। बताओ संख्या क्या मान लें? ऐसा करो, संख्या मान लो आप नीचे वाले नंबर की सबकी मल्टीप्लाई करके, जैसे 5 है और ये 9 है और ये 4 है, तो इन तीनों की गुणा कर लो। तो 5 चौक 20, 20 गुणा 9 180। तो हमने जो संख्या मान ली 180 मान ली कि जो कक्षा है, जो क्लास है, उसमें टोटल स्टूडेंट है 180, 180 छात्र हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो एक एक लाइन पढ़ेंगे और जो चीजें लिखनी है वो लिखते चले जाएंगे। उसने कहा कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का, कुल छात्रों की संख्या मतलब 180, तो 180 का 3/5 जो है वो गर्ल्स है, गर्ल्स लिख दिया और बॉयज लिख दिया। तो 180 का 3/5 कितना हुआ भाई, अलग सॉल्व कर लो। 180 का 3/5, 5 से 36 और 36 या 108, तो जो गर्ल्स हुई वो हुई 108। बताओ ये समझ में आया? कुल छात्रों की संख्या का 3/5, तो कुल छात्रों की संख्या 180 मान रखी है हमने, तो 180 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 180 गुणा 3/5 जो है वो लड़कियां हैं, तो 180 गुणा 3/5 होगी लड़कियां। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 108। फिर कहा तथा शेष लड़के हैं। अब शेष लड़के हैं, 180 टोटल बच्चे हैं, उनमें से 108 है लड़कियां, तो 180 में से अगर ये 108 घटा देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, तो वो कितनी आ जाएगी 72 यानी 72। बताओ, उम्मीद है ये चीजें समझ आ गई होंगी। हमें कुछ नहीं करना है, सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है, एक एक लाइन पढ़ते चले जाओ और जो जो चीजें मिल रही हैं उनको लिखते चले जाओ। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपने सवाल कब हल कर दिया, है ना, ये वादा है। चलिए फिर कहा यदि लड़कियों की संख्या का 2/9। अब लड़कियां कितनी है भाई, लड़कियां हैं 108, तो लड़कियों की संख्या का, चलो यही कर लेते हैं 2/9, तथा लड़कों की संख्या का 1/4। लड़कों की संख्या है 72, उसका 1/4। ये कौन है, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट वाले बच्चे हैं। तो उसने पूछा छात्रों की कितना भाग जो है वो अनुपस्थित है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने लोग जो है वो एब्सेंट हैं, कितने लोग नहीं आए हैं। तो 9 से भाग करेंगे तो 12 और 12 दूनी 24, तो 24 तो लड़कियां नहीं आई हैं, जमा 4 से भाग करेंगे 18 चौक 72 और 18 जो है वो लड़के नहीं आए हैं, तो 18 4 22 10 32, तो 32 बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं। अब हमसे क्या पूछा है कि कितना भाग और अनुपस्थित है, एब्सेंट। तो एब्सेंट वाले बच्चे कितने हैं, 32 बच्चे एब्सेंट हैं। सॉरी 32 नहीं 42, 24 8 32 42, सॉरी 42 42। तो 42 बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं, कितने में से, 180 में से। तो इतने भाग बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं है, यानी एब्सेंट है। एब्सेंट ही तो पूछा है उसने, अनुपस्थित, तो ये आंसर आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो। 6 से भाग करेंगे 7 बार, 6 से भाग करेंगे 30 बार, तो कितना आया 7/30, 7/30 जो पार्ट है, उतने बच्चे जो हैं क्लास के वो एब्सेंट हैं, वो नहीं आए हैं, तो 7/30 यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
बताइए, समझ आया? तो क्वेश्चन में क्या करना है, पहले आपको वैल्यू मान लेनी है, संख्या मान लेनी है, कुछ संख्या मैंने आपको बताया नीचे वाले नंबर की सबकी गुणा करके मान लो, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन आए वो इंटीजर में आए, पूर्णांक में आए। कभी कभी हमारी अगर वैल्यू ऐसा अगर आप नहीं करते हो, आप कुछ भी संख्या मान लोगे तो आंसर तो तब भी आएगा 100%, बिल्कुल सही आएगा। लेकिन उसमें क्या है, जब आपकी कैलकुलेशन कहीं पॉइंट में आ रही है तो पॉइंट में आपको टाइम लगेगा, जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग करने में समय लगता नहीं पॉइंट वाली कैलकुलेशन में। इसलिए वैल्यू ऐसी माना करो जो नीचे वाले नंबर की सबकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे आप लोग। चलिए तो आ गया। अच्छा, अगर मान लो इसमें पूछा होता कि छात्रों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, प्रेजेंट कितना है, तब हम क्या करते? तब हम ऐसा करते कि एब्सेंट तो कितने हैं, 42 एब्सेंट है, कितने में से, 180 में से, तो प्रेजेंट कितने होंगे, 180 माइनस 42, 138। 138 बच्चे प्रेजेंट होंगे यानी उपस्थित होंगे। अगर उपस्थित का भाग पूछता तो क्या करते भाई, यहां लिख लो चलो। तो 138 बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और कितने में से, 180 में से, तो ये प्रेजेंट वाला भाग आ जाता है, यानी 138 बटे 180 भाग जो है वो प्रेजेंट हो जाते, उपस्थित हो जाते। अनुपस्थित तो ये हो गया, अगर उपस्थित पूछता तो ये हो गया। ठीक है, भाग कर लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो आंसर आपका कितना जाता, 23 बटे 30 भाग, ये आपका आंसर हो जाता। देखो ऑप्शन भी दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा, पहला ऑप्शन दे रखा है 23 बटे 30, है ना। तो गलती होने के चांस, अगर गलती होने के चांस बहुत होते हैं, अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, समझ लो आपका आंसर गया। चलिए, या आप यहां भी कर सकते हो, देखो जो भाग में टोटल वैल्यू होती है ना, तो भाग में टोटल वैल्यू 1 होती है ना। अगर आपको बाई चांस इसमें अनुपस्थित उपस्थित निकालना था प्रेजेंट वाले, तो आप ऐसा मत करो, चलो छोड़ो, बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, आपने ये निकाल दिया 7 बटे 30 भाग एब्सेंट है, तो भाग में टोटल वैल्यू होती है 1, परसेंटेज में होती है 100, तो आप एक में से इसको घटा लो, एक में से 7 बटे 30 को जब घटाएंगे तो प्रेजेंट वाले आ जाएंगे, उपस्थित वाले, तो 30 माइनस 7 कितना हुआ, 23, 23 बटे 30, तो ये कौन से आ जाएंगे, जो प्रेजेंट होंगे यानी उपस्थित होंगे। तो आप लोग ऐसा भी निकाल सकते हो, पहले आप अनुपस्थित का भाग निकाल दो, फिर उसे एक में से घटा दो। एक में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि टोटल जो वैल्यू होती है ना भाग में, पार्ट में, वो टोटल वैल्यू हमेशा एक होती है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप लोग बता सकते हो। अब देखो, ये एक फ्रैक्शन, एक चैप्टर, ऐसा चैप्टर है, कोई भी चैप्टर उठा लो आप, है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत कम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कभी परसेंटेज में मिल जाएंगे, कभी रेशियो में मिल जाएंगे। तो ये सारे चैप्टर, सारे टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी चैप्टर में मिल जाएंगे। इसलिए अगर मैं टाइप बनाने के लिए बैठ जाऊं तो फ्रैक्शन इतना लंबा टॉपिक हो जाएगा कि पूरा 1 महीना 30 दिन आप खींचते चले जाओगे, पूरा खींचता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो परसेंटेज है भाई, परसेंटेज के हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, परसेंटेज का भिन्न बना सकते हैं, तो परसेंटेज के सारे टाइप इसमें आ जाएंगे, है ना। तो कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको केवल एक ओवरव्यू दिया है कि अगर आपको, आपका जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से आएगा तो हमें करना क्या है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू मान के करनी है। तो कोशिश करेंगे आप लोग वैल्यू मानकर करेंगे, और अगर समझ में नहीं आता है तो मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो, पहले हो तो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया करो, जिससे कि ज्यादातर बच्चों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। चलिए।